रवि धर्मसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैल्यू क्वेस्ट के फाउंडर एंड सीईओ। रवि, इटिनो स्वदेश पे आपका स्वागत है। SIPs हैव हिट अ फ्रेश हाई, 12,500 करोड़ की मंथली SIP हो गई है, जो अपने आप में मार्च के टर्बुलेंट टाइम में भी हम देख रहे हैं कि IT कंपनीज 2-2, 3-3 हाइक ले रही हैं एक साल में। टैलेंट क्रंच है। इनफैक्ट हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप भी नए हायर्स कर रहे हैं अपनी रिसर्च टीम में, अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। तो मामला ये तो बहुत बॉइंट साइंस हैं। आप हमारे लिए सब पर्सपेक्टिव में रखिए, और ये साइन तो क्लियरली है कि एसेट मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का बिजनेस भी बहुत बॉइंट लग रहा है। आपने बात तो सही कही। एक्चुअली अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें, नवंबर दिसंबर में अगर जब मार्केट तेजी में था और जिस तरह से FII बेच रहे थे, एंड अगर मैं आपको बोलता कि अगले 4 महीनों में जो US की बॉन्ड यील्ड है जो 1-1.5% से बढ़ जाएगी, और इंडिया का इन्फ्लेशन और वर्ल्ड का इन्फ्लेशन जोर से वापस आ जाएगा, रशिया और यूक्रेन की वॉर हो जाएगी और क्रूड 130 तक स्पाइक कर जाएगा, अगर ये सब मैंने आपको कहा था तो आप कहते तो बाजार 20-25-30% तो घुस ही जाना है, और शायद ऐसा हो भी जाता, पर नहीं हुआ। हमने एट द बॉटम शायद 13-14% का करेक्शन दिया, और हम आज की तारीख में 5-7%, 5% से भी कम दूर है न्यू हाई से। तो ये मार्केट कुछ कह रहा है, एंड जिस तरह आपने कहा जो पॉजिटिव है, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं इकोनॉमी में, उनका काफी उनमें उसमें काफी बायंसी है। वेदर इट इज हायरिंग, वेदर इट इज GST टोल कलेक्शन, फ्यूल कंजम्पशन, एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, अब जो कहिए हर चीज में आपको तेजी दिखाई दे रही है। सी आज से 1.5-2 साल पहले जब हम बात कर रहे थे कि इस इकोनॉमी को सबसे बड़ा स्टिमुलस तो वही होगा जब हम इकोनॉमी पूरी तरह ओपन कर दें। तो ये जो आप लास्ट 2-3 महीने में देख रहे हैं, जनवरी में एक थर्ड वेव जैसा लग रहा था, पर वो आया और तुरंत ही चला गया, और उसके बाद जो इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है, जहां तक कि मास्क भी अभी कंपलसरी नहीं रहे, तो ये इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा स्टिमुलस है। एंड आज की तारीख में किसी को धंधा करने की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा मार्जिन में हिट है, भाव सब चीज के बढ़ चुके हैं, आदमी के हो या चीजों के हो, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा भाव बढ़ाना पड़ रहा है हर एक कंपनी को, एंड दैट इज टू मेक श्योर दैट मार्जिन्स डोंट गेट हिट टू मच, बट एब्सोल्युटली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन इज मच मोर buoyant than what the headlines of the newspapers suggest. SBI इकोनॉमिक रिसर्च कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो जो 8% के आसपास था जनवरी फरवरी में, मार्च के एंड तक आते आते वो 9.5% हो रहा है। भले ही धीरे धीरे, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज कर रही है। एक दूसरी कंपनी आप अनलॉक की बात कर रहे हैं, बुक माई शो, जो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है अनलॉक की, क्योंकि वो सारे शोज और एग्जीबिशंस ये सब केटर करते हैं सिटीजन्स को। वो बोल रहे हैं कि सब जैम पैक्ड है, और प्लस ये मत भूलिए कि नेक्स्ट 40-45 डेज में 40 लाख शादियां देश भर में हो रही हैं। आपको भी बहुत सारे इन्विटेशन आए होंगे, तो ये अपने आप में एक स्टिमुलस प्ले हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा रवि कि देखिए, वाकई में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में, पीक ऑफ पेसिमिज्म के बीच में बात करना बहुत आसान है, बाइंग और डिप, लेकिन हाथ चलाना बहुत मुश्किल है, बटन दबता नहीं है। आपने लास्ट कुछ हफ्तों में अपने पोर्टफोलियोज में हेजिटेटिंगली ही सही या कॉन्फिडेंटली आपने कहाँ में पोजीशन एड्स की, कुछ उसके बारे में बताइए। So see, हमने ओवरऑल हम इस करेक्शन के थ्रू 100% इन्वेस्टेड रहे हैं। एक्चुअली नया लेने से जो पुराना है वही पकड़ के रखें तो भी काफी ब्रेवरी की बात होती है। आज के तारीख में तो इतने डरावने न्यूज आते हैं कि सब पोर्टफोलियो बेच के भाग जाने की सोचते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ मनी इज मेड इन द मार्केट। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है इससे भी हम पार उतरेंगे। हमको ये देखना है कि जो कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में है, कैन दे विथस्टैंड द शॉक, जो भी शॉक आएगा, वेदर इट इज अ क्रूड का शॉक हो या फंडिंग का कुछ शॉक हो, तो वो विथस्टैंड कर पाएंगे या नहीं। तो इफ यू सी दैट वे, लॉट ऑफ द लास्ट जो 5-7 साल से होता आ रहा है, तो सारी कंपनियों की बैलेंस शीट काफी क्लीन अप हो चुकी है, डेट भी काफी क्लीन अप हो चुका है। तो ओवरऑल सिचुएशन कॉर्पोरेट इंडिया का काफी हेल्दी है। सो द एबिलिटी, और उन्होंने सबने कॉस्ट कटिंग भी कर ली थी बिकॉज ऑफ कोविड।
देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू कट कॉस्ट। और अगर धंधा ही बंद हो जाता है तो कॉस्ट तो कट करने ही पड़ेंगे। सो इन एवरी विच वे हम एकदम लीन एंड मीन कॉर्पोरेट इंडिया है, because of which it is easier to absorb the shock that we are undergoing. So that is our stance in the market. Portfolio में तो देखिए हमारी we are bullish on 3-4 themes, और उस थीम में ही हम और स्टॉक्स ढूंढते हैं to buy. So the number one theme that we are bullish on is the digitization. हमें लगता है ये जो कोविड की वजह से जो एक बड़ी बूस्ट आ गई है, हर एक बिजनेस को ऑनलाइन जाना पड़ता है, ये छोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक मेगा ट्रेंड है और ये कंटिन्यू करेगा। सो अगर उसमें आपके पास कोई कंपनीज हैं जो इस ट्रेंड पे प्ले कर रही हैं तो दैट इज अ गुड थिंग। नंबर 2 ट्रेंड दैट वी आर बुलिश ऑन इज दिस एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम क्रूड और कोल और ऐसे फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी is a trend that is here to stay, whether you like it or no, but because of the international pressures, regulations, companies' own conscience, everybody is moving towards an ESG compliant business. So यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और होने ही है और ये भी मेगा ट्रेंड है। तीसरा ट्रेंड जो हम समझते हैं कि काफी बड़ा है और वो इंडिया स्पेसिफिक है, इज द मैन्युफैक्चरिंग बूम इन इंडिया। जो मैन्युफैक्चरिंग है एसेंशियली ये आज से 4-5 साल पहले जब चाइना में पोल्यूशन के काफी प्रॉब्लम हुए तो वहां से लोग सेकंड ऑप्शन टू चाइना ढूंढने लगे, जो अब चाइना +1 की तरह जानी जाती है स्ट्रेटेजी। सो बट दिस हैज गॉटन फर्दर एक्सेंचुएटेड, ना कि चाइना में प्रॉब्लम हो रहे हैं, पर इंडिया ने भी काफी स्टेप्स लिए हैं टू अट्रैक्ट ऑल दीज कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो ये तीसरा ट्रेंड हुआ। और चौथा ट्रेंड है कि साइक्लिकल रिकवरी इकोनॉमी में आ रही है, और वो जो साइक्लिकल रिकवरी है इट हैज टेकन रूट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी, ये जो बैड न्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से ये ना कि इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू गेट स्कटल्ड। So those are the 4 themes. In within the cyclical theme, what we are focusing on is the financials and the real estate. All right, Priyanka, यार pleasure to have you। और आपने बहुत कैटेगोरिकली 4 मेन थीम्स बताई जिस पर आपका फोकस है। बैंकिंग उसमें से एक ही रहेगा, लेकिन आपका आईटी स्पेस पर किस तरह का व्यू रहेगा? अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स को अगर आपने कुछ रीड किया हो कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जैसे नैस्डैक में आपको लगातार फॉल दिख रहा है टेक स्टॉक्स में, क्या यहाँ से रीड करना चाहिए? नैस्डैक में जो बूम शुरू हुआ है वो 2009 से शुरू हुआ है और वहां पे 12-13 साल से ये तेजी चल रही है, और वहां पे जो वैल्यूएशंस हैं वो किसी और ही लेवल पे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी वहां पर जो वैल्यूएशन उस ग्रोथ को मिल रही है वो काफी महंगी है। सो आई विल नॉट से कि नैस्डैक और इंडिया की आईटी कंपनी का 1:1 कोरिलेशन है। उनका भी आप देखेंगे तो उनको भी धंधा काफी मिल रहा है। एक्सेंचर के नंबर ले लें या किसी भी आईटी कंपनी के नंबर ले लें, हाँ जो एक कोविड की वजह से एक जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बम्प मिला था वो शायद थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में आईटी सर्विसेज का बूम अभी 2 या 3 साल से ही शुरू हुआ है, जो हम 7-8% ग्रो कर रहे थे। इंडिया की आईटी कंपनीज का क्या प्रॉब्लम था, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी सर्विसेज कंपनी, कि उनका 50%-60% ऑफ द बिजनेस इज द ओल्ड लेगेसी बिजनेस, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस का होता है, और वो काफी जल्दी से रोल ऑफ हो रहा था। और उसके सामने ये जो डिजिटाइजेशन का बूम है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, पर नेट कंपनी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि ओल्ड लेगेसी बिजनेस विच वाज रोलिंग ऑफ वाज फार बिगर। अब जाके देखें तो डिजिटाइजेशन थीम इज बिगर देन द ओल्ड लेगेसी बिजनेस। सो यहाँ पे ग्रोथ जो 7-8% थी वो 13-14-15% तक पहुंच गई है एट इंडस्ट्री लेवल, एंड मार्जिन में भी काफी बूस्ट है। सो नाउ देयर आर 2 headwinds that are facing the IT industry. One is the attrition and the wage inflation. Essentially both are related to the people. इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है कि यहाँ पे अभी लोग कम पढ़ने लगे हैं। So that is a good challenge to have, I would say. So थोड़ी बहुत मार्जिन पर इम्पैक्ट आ सकती है आईटी कंपनीज में, और काफी उन्होंने रैली कर लिया है। तो मैं ये समझूंगा कि 6-12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है,
बट मुझे ये कंपनीज और ये स्पेस अच्छा लगता है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो. यू हैव टू वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट इज द ओनली थिंग आई हैव टू से. ऑफ कोर्स जिस तरह से हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन क्योंकि किक स्टार्ट हो भी चुका है, इस बार कंसर्न्स जो हैं इनपुट कॉस्ट प्रेशर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर तो नज़र आ ही रहे हैं, और प्रीव्यूज़ की भी अगर बात करें, रिजल्ट के मिले जुले नंबर्स का अनुमान पहले से यहाँ पर समझ आ रहा है. ऐसे में स्पेसेस वो ढूंढने होंगे जहाँ पर मौके अच्छे मिलते हुए दिखें, और पर्टिकुलरली मिड कैप स्पेस को देखें. पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में लगभग बारिंग 1 और 2 हमने देखा मिड कैप स्पेस लगातार परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर आपका फोकस, आपका आउटलुक कैसा है? No, so you are absolutely right. मार्जिन प्रेशर होंगे, और यहाँ पे मैं rather than focusing on a particular sector or theme, मैं ये कहूंगा कि within sector and theme also there are companies that will be able to pass on the cost and there will be companies that will not be able to pass on the cost. और जहाँ पे थोड़ा बहुत डिमांड पर भी इम्पैक्ट आ सकता है. So you have to find within a certain theme कौन सी ऐसी कंपनी है जो कॉस्ट को इजीली पास कर सकती है. If I were to give you an example, अब हम QSR की बात करें जहाँ पे काफी इन्फ्लेशन आ रहा है और सब लोग 8-10% प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है ये 8-10% प्राइस बढ़ाना इज जस्ट एन एक्सक्यूज. अगर आप देखें तो एक पिज्जा होता है, तो पिज्जा अगर 200 रुपए में लेते हैं तो उसका मटेरियल कॉस्ट 50 रुपए से कम होता है, और अगर वो 50 रुपए का कॉस्ट 55 रुपया भी हो गया तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो इट इज इन्फ्लेशन in the material is an excuse that a lot of companies are using to increase rates. ये from a consumer point of view मुझे अच्छा नहीं लगता है, but from a investor point of view मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये businesses हैं जहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया भाव बढ़ा दें तो भी मेरे consumption में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. This is called pricing power, और we have to align ourselves with company जहाँ पर pricing power होती है. That was just an example. The same thing is prevalent across sectors also. एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे बाजार पे और मार्केट बिहेवियर पे, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर पे, क्योंकि आप बहुत टाइम से, काफ़ी लंबे अरसे से आप एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट से बातचीत करते हैं, और हमारे व्यूअर्स जो सीख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अभी, उनके पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नेट रिटर्न्स या किस तरह का CAGR उन्होंने अचीव किया, इस बात पे बहुत हद तक ऑल्सो डिपेंड करता है कि मार्केट एक्सट्रीम्स में उनका बिहेवियर क्या है. पीक ऑफ पेसिमिज्म में कैसे बिहेव किया उन्होंने, जैसे अभी आपने बताया अपना एक्सपीरियंस की पकड़ के बैठे रहे, वही गनीमत है, अच्छा रिबाउंड आया. और पीक ऑफ यूफोरिया में कैसे बिहेव किया उन्होंने, लोडअप किया माल या ट्रिम की पोजीशन. तो अगर ये अपना व्यू अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्यों इन्वेस्टर्स के बड़े लॉन्ग टर्म रिटर्न इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उन्हें बाजार के एक्सट्रीम दोनों एंड्स पे उनका बिहेवियर कैसे था. तो अजय जी, मुझे तो लगता है कि इस बाजार में अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर आए कि हम 3-4-5 साल मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी लंबा हो तो बेटर है. एंड अगर आप ये दो चीज अवॉइड कर लें कि जब हर कोई कह रहा हो कि ले लो बाजार में पैसा लगा दो, तब ना लगाएं, और जब ऐसा सब कह रहे हो कि अरे यहाँ पे तो दुनिया डूब जाएगी, कोविड हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अगर ऐसा सब आपको सुनाई दे रहा है तब आप पैसे लगा दीजिए. तो आप इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है कि आपके पैसे बनेंगे, पर हाँ वो 3-6 महीने में क्या होता है उसका कोई अंदाजा नहीं होता है, पर 4-5 साल के पर्सपेक्टिव से लें तो पैसा बनना ही है. सो द ट्वीट दैट यू आर रेफरिंग टू, दैट आई हैड सेड के मार्केट ऐसे तो कोई टाइमिंग नहीं करना चाहता मार्केट में, बट जब वॉरेन बफेट कहते हैं कि be greedy when everybody is fearful and be fearful when everybody is greedy, is essentially a timing the market also. It is just a human emotional indicator that tells you कि अगर काफी डर का माहौल है तो भाव अच्छे होंगे, और अगर डर का माहौल नहीं है और ऐसा लगता है कि हम तो दुनिया जीत लेंगे, तो ऐसा समझने का कि भाव अच्छे नहीं है. यहाँ से अगर 4-5 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलें तो so one has to be so investing is a little contrarian in that sense that one has to actually suppress the true feeling and act contrary to that. राइट रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. विरल, ईटीन ऑफ स्वदेश पे स्वागत है. जैसे प्रियंका और मैं बात कर रहे थे कि आपके हिसाब से बाजार जो 17,700 18,000 के बीच में अटका हुआ सा है, कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे? आपको लग रहा है एक बॉटम इज इन प्लेस है और नेक्स्ट 2 से 4-6 महीने में हम ऊपर की तरफ और शायद अटेम्प्ट करेंगे लाइफ टाइम हाइज भी हिट करना?
जो मार्केट का जो लास्ट एक महीने का मूवमेंट है, आई थिंक 7 मार्च को मार्केट बॉटम हुआ था, ये रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद, और वहाँ से एक्चुअली काफ़ी रेजिलियंट रहा है मार्केट। इस दौरान आप देखेंगे तो फेड का भी जो स्टेटमेंट था काफ़ी हॉकिश था। इनफैक्ट 7 रेट हाइक की वो बात कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है कि जून में आधा टका से बढ़ा है। हमेशा वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते, तो पॉसिबल है कि 50 बेसिस से हो। फिर उनका जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी हॉकिश था। तो पहले वो बॉन्ड खरीदते थे मार्केट से, अब मार्केट में बॉन्ड बेचना चालू करेंगे। तो एक तरफ है कि ग्लोबली सारे बॉन्ड मार्केट्स है वो एक्चुअली रिसेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, और दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट्स काफ़ी रेजिलियंट है। एक्सेप्ट जो टेक पार्ट है वो छोड़ के इक्विटी मार्केट काफ़ी रेजिलियंट है। तो हाँ, शायद जो 15,600 का जो बॉटम हुआ था लास्ट मंथ, वो शायद बॉटम रह सकता है और इधर से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन एकदम बुलिश होने का भी अभी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइस हाइक आए हैं उनका रिजल्ट्स में इम्पैक्ट अभी आना शुरू होगा। Q4 के रिजल्ट्स स्पेशली कंजम्पशन साइड तो वीक होंगे, बट Q1 Q4 से भी वीक हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस हाइक्स होते हैं वो धीरे धीरे पास ऑन होते हैं, फुल्ली पास ऑन नहीं होते। तो प्राइस हाइक्स में टाइम लगेगा। वॉल्यूम एनीवे फ्लैटिश है, कई कई कंपनी में तो डी ग्रोथ भी देख सकते हैं कंजम्पशन साइड। तो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। न्यू एक्चुअली एक ही सेक्टर है जो निफ्टी को न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा सकते हैं, वो फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में पहले इशू एनपीएस का था, वो लार्जली बिहाइंड है, बट अभी जो ग्रोथ का भी इश्यू था वो भी अभी बिहाइंड है। आपने एचडीएफसी का जो मतलब पोस्ट क्वार्टर अपडेट दिया होगा, प्री रिजल्ट जो अपडेट देखा होगा, तो क्लियरली 20% टाइप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और कोटक भी वो रेंज में हो सकते हैं। इवन पीएसयू भी डबल डिजिट ग्रोथ में आएंगे। तो फाइनेंशियल्स जो अभी अच्छा कर रहे हैं, आज भी अच्छा कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर सकते हैं। और अगर उसमें ये बिकॉज 35% है मार्केट का, तो वो अकेला सेक्टर है जो मार्केट को पूरा न्यू हाइस की तरफ लेके जा सकता है। विरल, बैंक्स में क्या चल रहा है? बैंक्स में ओवर ओनरशिप वाला मैटर आपके फर्म ने पहले भी रेज किया था, बट बैंक में धीरे धीरे अब क्या ये अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स होने का केस बन रहा है अब? क्लियरली अंडर ओवर ओनरशिप का मतलब जब एफआई बेचते हैं तो एफआई का जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में वो बैंकिंग में है। तो जब वो बेचेंगे तो वो वही बेचेंगे जो उनका ओनरशिप है, इसलिए वो बैंकिंग बिक रहा था। तो लास्ट 5-6 मंथ से थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से भी बैंकिंग नहीं चल रहा था, कि एफआईज रोज बेच रहे थे, और क्योंकि इतना बड़ा है तो लगभग 1/3 जो वो बेच रहे थे वो बैंक बिक रहा था। तो अगर एफआई सेलिंग बंद होता है, स्लो होता है, तो एक है वो टेक्निकल ओवरहैंग चला जाएगा बैंकिंग सेक्टर में। दूसरा है कि क्योंकि ग्लोबली इतने इश्यूज है और बाकी सेक्टर्स अच्छा नहीं कर रहे, तो डोमेस्टिक सेक्टर प्ले करने के लिए भी बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है। दिस इज प्रियंका यार, आपसे थोड़ा सा मैक्रो व्यू भी लेना चाहेंगे कि अगर आप ये ट्रैक करते हो, क्योंकि अभी जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि चाइनीज बॉन्ड्स से एक पैनिक सेलिंग जैसा मोड दिख रहा है पास 2 महीनों से। मार्च की बात करें, फरवरी की बात करें, इनफैक्ट चाइनीज इक्विटी से, जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में से चाइनीज इक्विटीज में से भी आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को देखेंगे, उन्होंने वहां से फंड्स निकाले हैं, और अब जिस तरह से चाइनीज बॉन्ड से भी वो एग्जिट ले रहे हैं। क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं मैक्रो फ्रंट पे, कहाँ, और ये ग्लोबल एडजस्टमेंट्स के पर अगर आपका कोई व्यू आप हमसे शेयर कर पाए? जी प्रियंका, तो चाइनीज में थोड़ा तो उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। तो पहले जो टेक का क्रैकडाउन आया जो लास्ट जुलाई से चालू हुआ, तो एक 1 by 1 जो टेक के सब सेक्टर्स है, जैसे एडटेक है, उसके पहले फिनटेक पे उन्होंने क्रैकडाउन हुआ था, एंड फाइनेंशियल का आईपीओ नहीं आया था, तो उसकी वजह से एक लेवल ऑफ सेल डाउन हुआ था चाइनीज स्टॉक्स में। और सेकंड, चाइनीज जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है उधर बहुत सारा इन्वेंट्री, रेडी इन्वेंट्री है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है और काफ़ी लीवरेज है, तो उसकी वजह से सेकेंड लेवल ऑफ सेलिंग आया था। इनफैक्ट मार्च में थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, लेकिन अगर आप आज फिर से देखो तो चाइना के जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो काफ़ी हाई थे। तो मार्केट का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, स्पेशली सम ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन था कि चाइनीज गवर्नमेंट आके बेल आउट कर देगी, वो हुआ नहीं।
तो इसलिए कंसिस्टेंटली चाइना या चाइनीज डेवलपर्स पे प्रेशर है, और वो उनके बॉन्ड मार्केट का काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो वो प्रेशर है। एक तरह से इंडिया के लिए अच्छा है कि इमर्जिंग मार्केट फंड्स है वो मतलब लॉन्ग टर्म में इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है चाइना के बाद। तो चाइना है, चाइना हांगकांग, और फिर थर्ड इज इंडिया MSCI इमर्जिंग मार्केट्स में। तो थोड़ा सा जो वेट एलोकेशन है वो इंडिया की तरफ आ सकता है, इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, बट वो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट होने थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक वो है कि बैड फॉर चाइना, लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है। बैंक निफ्टी इन द मीनवाइल पॉजिटिव में आ गया और ये खींच के निफ्टी को भी लेके आएगा श्योर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे विरल बात करना चाहूँगा सीमेंट के बारे में। आप देखिए अंबुजा सीमेंट कैसे चल रहा है, कुछ दिनों से इंडिया सीमेंट चल रहा था, श्री सीमेंट, और ये सब तब है जब ये सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर पे और मार्जिन में दबाव आएगा। इनफैक्ट जेके लक्ष्मी तो कुछ दिन पहले बोल रहा था 3-4% का मार्जिन इम्पैक्ट आ सकता है। क्या ये फुली प्राइस्ड इन है? और ये जो बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट 9%, 7.5% ऊपर, ACC 5% ऊपर, आपको कैसा लगता है और आपके कौन से पसंदीदा स्टॉक्स हैं अपने पोर्टफोलियो में या अदरवाइज? श्योर। तो सीमेंट में अजय एक ये हुआ है कि करेक्शन काफी स्टीप था। आप जो स्पेसिफिक नाम ले, अगर अंबुजा सीमेंट देखे तो आई थिंक नवंबर टाइम फ्रेम, अक्टूबर या नवंबर में वो 440 रुपये भाव हुआ था, अभी गिर के नीचे 280 तक गया था। इनफैक्ट सारे सीमेंट स्टॉक्स पूरा ऑलमोस्ट विदाउट एन एक्सेप्शन उनके जो 5 साल के एवरेज EV EBITDA है उसके नीचे चला गया था। अभी शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में मार्जिन नीचे जाएंगे क्योंकि सारा नॉट ओनली लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ेगा, बट इवन कोकिंग कोल साइड प्रेशर आएगा और पूरा एनर्जी कॉस्ट में प्रेशर आएगा। सीमेंट का कॉल थोड़ा मीडियम टर्म है, अराउंड 6 मंथ्स का कॉल है। सीमेंट में क्या हो रहा है कि एक जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऐड हो रही थी वो लास्ट 3-4 साल से थोड़ी रुक के हो रही है, तो जो यूटिलाइजेशन है वो पिकअप होगा, और ये ऑपरेटिंग लीवरेज का बिजनेस है। तो क्लियरली ओवर 6 मंथ्स जैसे ये सारे अभी या तो प्राइस हाइक्स हो जाएंगे या इनपुट कॉस्ट नीचे आ जाएंगे, तो सीमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स वापस आ जाएंगे, बट नॉट ये Q4 में या Q1 में उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो मार्जिन प्रेशर रहेगा। सेकेंडली, ऑन मोर फंडामेंटल बेसिस, क्लियरली जनरल इलेक्शन के पहले 1-2 साल इंफ्रा एक्टिविटी पिकअप करता है, तो FY23 FY24 में हम वेरी लाइकली कि इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, तो अगेन सीमेंट के लिए अच्छा है। रियल एस्टेट वेल नोन है कि ये सेक्टर काफ़ी बुओयंट चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो डिमांड की कमी नहीं है, इंक्रीमेंटल कैपेसिटी नहीं आ रही है। तो आई थिंक मार्केट इज ओवरलुकिंग कि शॉर्ट टर्म ओवरलुक करके लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। हमको कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में? वी हैव डालमिया सीमेंट, ईस्ट और साउथ का प्ले है, 4th लार्जेस्ट सीमेंट कैपेसिटी है कंट्री में, और अभी 35 मिलियन टन है। ओवर नेक्स्ट 4 साल काफ़ी कम केपेक्स से थोड़ा बहुत डी बॉटलिंग करके और थोड़ा स्मॉल ब्राउनफील्ड ऐड करके 46-47 मिलियन टन कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारा प्रेफर्ड पिक दालमिया है। ऑलराइट, सीमेंट पैक में आपका प्रेफर्ड पिक डालमिया। एक और आपका रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा? विरल, हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में तो और इनफैक्ट इस मंथ के स्टार्ट में एंड में हम जिस तरह से सिंगापुर जेरम सुधरने की बात की, उसके बाद हमने देखा भी ऑयल एंड गैस पैक ट्रिगर्स उनके लिए क्लियर है, लेकिन रिलायंस पर आज एक रिपोर्ट भी आई, 3200 तक का लक्ष्य रहा गोल्डमैन सैक्स का। आप रिलायंस पर क्या व्यू बना रहे हैं? रिलायंस पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। तो रिलायंस में एक तो जो GRM है ये क्वार्टर में कुछ दिन तो $15 भी ट्रेड हुआ है, बट रिलायंस का जो GRM है वो जनरली स्टेडी होता है। तो जब भी सिंगापुर GRM $3-4 भी होते हैं कुछ क्वार्टर्स में, तभी भी रिलायंस वो उनका जो रेंज है $10 से $12 का उसी में आता है, और बहुत ज़्यादा होता है तो भी वो रेंज बाउंड रहता है। वो उन लोग ऐसे मैनेज करते हैं कि सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी उन लोग काफ़ी कम कर देते हैं, शायद हेज करते होंगे, क्या करते होंगे। तो रिफाइनिंग GRM में उतना वॉलेटिलिटी नहीं दिखना चाहिए। जो पेटकेम मार्जिन्स है
वो भी काफ़ी अच्छे रहे थे क्योंकि जनरली कमोडिटी प्राइसेस हाई थे और थोड़ा सा इन्वेंट्री गेन भी होना चाहिए क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पूरे क्वार्टर सारा क्वार्टर क्रूड धीरे धीरे भाव बढ़ते ही रहा तो इन्वेंट्री गेन्स भी होनी चाहिए। दूसरा उनका जो टेलीकॉम साइड है, जो प्राइस हाइक्स लिए थे नवंबर में, तो दिसंबर क्वार्टर में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सारे इंडस्ट्री ने प्राइस हाइक लिए थे, बट उसका हमको पूरा प्राइस हाइक का इम्पैक्ट और ज़्यादातर प्राइस हाइक का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में दिखेगा। और फाइनली कंजम्पशन साइड रिटेल ने अच्छा किया था, नॉट गोल्ड रिटेल बट जनरली जो अपैरल रिटेल है या जो फूड रिटेल है उनके लिए भी वो सेक्टर के लिए अच्छा रहा था। तो रिलायंस के सारे ही मूविंग पार्ट्स फिलहाल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऑलराइट विरल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।